नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड जीएस में हम लोग जड़ी बूटी की जो सीरीज चल रहे थे, आज हम लोग का डे नंबर 4 होगा। ध्यान से सुन लीजिए। पहले हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, कह ले तो थोड़ा सा तरीका हमने चेंज किया है। देखिए, तरीका तो हमने चेंज किया है, लेकिन जो जो हमारा जोश होना चाहिए और जो हमारे पास उमंग होनी चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुई है। ठीक है, तो मैंने ये बदलाव इसीलिए किया है क्योंकि अभी जितना टाइम है मेरे पास 40-45 दिन, उतने अंदर में मुझे झारखंड जीएस अगर कवर करनी है तो उसके लिए ही मैंने ये पैटर्न में बदलाव किया है। लेकिन देखिए, आप लोग के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक अब मुझे टेंशन नहीं है आप लोगों के लिए 25 प्लस करवाना। स्टैटिक में जो झारखंड जीएस में 35 प्लस करवाना है, इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। ठीक है, तो भाई देखिए, मैंने आपसे बस यही कहा था कि वीडियो को लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए, जो लोग भी सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई देखिए, अब मैंने तीसरे वीडियो में देखा, दूसरे वीडियो में इतने कम व्यूज़ तो हैं ही, साथ के साथ लाइक्स, मतलब जो लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इससे अच्छा कंटेंट मैं कैसे ला के दूँ। पूरा पैटर्न ही मैं चेंज कर दिया हूँ, देख सकते हैं। उड़ाव जनजाति आज हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और देखिएगा जिस प्रकार से मैंने कंटेंट रेडी किया हूँ, आप खुद देखेंगे तो खुद ही कहेंगे। ठीक है, और अभी आप यकीन नहीं मानिएगा, देखिए टाइम देख लीजिए, जो 19:50 अभी 8 बज रहे हैं रात के, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ और रात 10 बजे आपको ये वीडियो भी डिलीवर करनी है। तो भाई देखिए, मैं अपने तरफ से 110% एफर्ट दिया हूँ। अब आपका सपोर्ट नहीं रहा तो भाई फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, समझिए चीज़ों को। फिर वही पेड कोर्सेज जैसे आप लोग लेते रहते वही करना ही होगा। तो चलिए हम लोग उड़ाव जनजाति स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। और सभी को भाई देखिए, अब जो आप लोगों का दिक्कत है, जो दर्द है, यहाँ पर ही आपका सुना जाएगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह आपको वहीं मिलेगी। अभी मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं दूंगा तो वहीं पर दूंगा। तो इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में सर्च करना है फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और थोड़ा कंजूसी कम करिए भाई, अगर आपके तरफ से कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, लाइक और मैंने कहा केवल शेयर करने के लिए, फिर कोई मतलब बनता नहीं है मेरा इतना मेहनत करना। ठीक है, तो चलिए, आज बहुत ही मतलब दुखी मन से आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ, लेकिन देखिए कंटेंट क्या मैंने दिया आज आपको। ठीक है, चलिए। एक एक लाइन जो लिखा हुआ है आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, कुछ पता नहीं किसी को कहाँ से बन जाए, मैंने पूरा का पूरा चीज़ यहाँ रख दिया हूँ। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट उड़ाव जनजाति। अगर आप सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। भाई लाइक कर दो अब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते उड़ाव जनजाति को। सबसे पहला सवाल, या फिर आपको पता होना चाहिए, उड़ाव जनजाति जो होती है वो झारखंड के कितने नंबर पाएगी? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। ठीक है, झारखंड की अगर पूछ ली जाए आपसे दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहली बड़ी जनजाति हमने कवर कर लिया संथाल जनजाति। अब देखिए, संथाल जनजाति को भी मैं इसी प्रकार से पूरा रेडी करके एक वीडियो में डिक्टेट कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, हालांकि उसको मैं पूरा अच्छे से आपको डिलीवर कर दिया हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उड़ाव जनजाति है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो जनजाति है उड़ाव जनजाति, अगर जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो देखिए जनसंख्या, उड़ाव जनजाति की जो जनसंख्या है, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 18.14% है। ठीक है, देखिए जब आप वेबसाइट पर जाएंगे आयोग के, तो आपको जो डाटा मिलेगा 18.14%। अप्रॉक्स हो सकता है आपको 20%, कई बुक में भी दिया हुआ है। आप कई सारे बुकों में जाओगे या प्रैक्टिस सेट में जाओगे तो आपको अप्रॉक्स 20% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट 20% भी मिलेगा। तो आप टिक करके आइएगा, देखिए इसके नियरेस्ट वैल्यू को ही टिक करिएगा आप। ठीक है, तो परसेंट में आपसे पूछ लिया जाए तो कितना परसेंटेज है? 18.14। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी सारी चीज़ हम लोग देख लेंगे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और फैक्चुअल डाटा भी। ठीक है, उड़ाव जनजाति का अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर है, या फिर जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा उड़ाव जनजाति के लोग मिलते हैं, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में भी आपसे अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो दक्षिण छोटा नागपुर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा संकेंद्रण आपको मिलेगा उड़ाव जनजाति के। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 85 to 90% जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति? उड़ाव जनजाति रहते हैं कहाँ? छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और परमाणु प्रमंडल में, सॉरी पलामू प्रमंडल में। अब इसके अलावा ये जनजाति आपको 10 से 15% जो इसकी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी उत्तरी छोटा नागपुर में। ठीक है,
उसके बाद जो है संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमंडल में मिलेंगे। अच्छा, अब प्रमंडल से एक चीज़ याद रखिए, जो जिलों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रमंडल। जैसे कि देखिए, प्रमंडल के अंदर क्या आते हैं, कई सारे जिले आते हैं। जब बहुत सारे जिले आपस में मिलेंगे तो एक प्रमंडल का निर्माण होगा। जैसे कि जब हमने कहा पलामू प्रमंडल, तो पलामू प्रमंडल के अंदर पलामू जिला आएगा, गढ़वा जिला आएगा, लातेहार जिला आएगा। ये सारे जिला मिल करके आपके पलामू प्रमंडल का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है 18.14%। छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा इसका संकेंद्रण है। ये जो उड़ाव जनजाति है, इनकी जो भाषा है, ठीक है, और प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति से संबंधित। देखिए ये क्या होता है, एक तो आपने सुना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, झारखंड की जनजाति को भाषा के आधार पर, याद रखिएगा, देखिए झारखंड की जनजाति को भाषा के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, और एक है आपका द्रविड़ प्रजाति। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो प्रजाति है, मतलब यहाँ पर जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो बोली जाती है ना, वो भाषा जो जनजाति बोलती है उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति समूह में रखते हैं। और द्रविड़ प्रजाति समूह मतलब जो एशिया, मतलब ये जो दक्षिणी, मतलब कि दक्षिण एशियाई जो दक्षिण एशियाई से जो जनजाति आए हुए हैं या फिर जो लोग आए हुए हैं, वो जो भाषा बोलते हैं उनको कहते हैं द्रविड़ प्रजाति समूह के। ठीक है, तो मेनली अगर उड़ाव जनजाति की बात कर ली जाए तो ये जो दोनों दृष्टि से, ठीक है, दोनों दृष्टि से, मतलब कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बोलेंगे तो नहीं, ये क्या है, द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, लेकिन हमने संथाल जनजाति में क्या देखा था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आपने हमेशा रटते आया हो कि द्रविड़ क्या है, तो देखिए द्रविड़ मतलब कुछ नहीं, भाषा के आधार पर झारखंड की जो जनजाति है, ठीक है, उनको हमने दो भाग में बांटा। एक क्या है ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक क्या है द्रविड़ प्रजाति। ऑस्ट्रो एशियाटिक हमने किसको कहा है कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, उन जनजातियों को या फिर उन लोगों को इस जनजाति, इस ग्रुप में रखे हैं, इस स्पेसिस या फिर इस प्रजाति में रखे हमने। और जो दक्षिण एशियाई जो लोग हुए हैं, ठीक है, या फिर दक्षिण एशियाई से जो जनजाति के लोग आए हैं, उनको हमने रखा है द्रविड़ प्रजाति। ठीक है, भारत में भी दक्कन का जो सेक्टर है, दक्कन पठार वाला जो एरिया हम बोलते हैं, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, इन सारे लोग कहाँ के, मतलब कहाँ से आएंगे इनकी जनजाति, तो द्रविड़ प्रजाति से। ठीक है। अगला पॉइंट जो है, उड़ाव जनजाति की जो मुख्य भाषा क्या है, तो कुड़ुक है। अब देखिए कुड़ुक में क्या है कि इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को क्या बुलाते हैं, तो कुड़ुक बुलाते हैं, लेकिन इसका अर्थ आपसे पूछेगा तो क्या होता है, मनुष्य। ठीक है, तो उड़ाव जनजाति का मुख्य भाषा क्या हो जाएगा, कुड़ुक हो जाएगा, और उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो कुड़ुक बुलाते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मनुष्य। उड़ाव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति तथा शिक्षित जनजाति है। अगर बात कर लिया जाए सबसे ज़्यादा, देखिए रीज़न विकसित होने का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित है। अब जिनका अच्छा शिक्षा है वो तो डेवलप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सभी जनजातियों में अगर बात कर लिया जाए तो उड़ाव जनजाति काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और एजुकेटेड ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक, उड़ाव जनजाति का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, ठीक है, जिसकी अध्ययन की गई है, मतलब किस वैज्ञानिक के द्वारा, या वैज्ञानिक बोल सकते हो, किन्होंने पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया उड़ाव जनजाति के ऊपर, या बोल सकते हो उड़ाव जनजाति की एक तरह से खोज किसने की, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो शरश चंद्र राय ने इनका किया था। ठीक है, और ओल चिकी हमने लिपि बताया था संथाल भाषा में रघुनाथ मुर्मू के बारे में, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए जब दोनों का कंपैरिजन, 3-4 जनजाति है, एक संथाल है, एक उड़ाव है, फिर मुंडा आएगा हो, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, मुझे पता है, और इस दिक्कत को भी हम दूर करवाएंगे। आपको कंपैरिजन जब वीडियो लाएंगे ना दो चारों जनजाति को, तब और अच्छे से क्लियर होगा। आइए उड़ाव जनजाति के पास। उड़ाव जनजाति में जो महिलाएं होती है, याद रखना आपको, ये लोग क्या करते हैं, गोदना को, मतलब इसमें एक प्रथा चलती है, गोदना मतलब क्या होते हैं कि कुछ मतलब बताता हूँ क्या होता है गोदना। जैसे कि क्या होता है कि संथाल जनजाति में भी ये गोदना गोदवाने का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो देखिए संथाल जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनवाते हैं। तो अपने हाथ में देखें कभी कोई लोग जैसे शंकर जी का त्रिशूल का ही गोदना गोदवा लिए, उनके चित्र फोटोग्राफी कर लेते हैं, फिर वो कभी वो लाइफ टाइम तक वो फिर जो है ना चित्र की परछाई वो हटेगी नहीं आपकी बॉडी से, तो उसे कहते हैं गोदवाना। काफ़ी दर्द भी होता है। तो याद रखिएगा ये जो गोदना गोदवानी की जो प्रथा है, उड़ाव जनजाति में भी है और संथाल जनजाति में भी है। मैंने उसमें नहीं बताया इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, लिख दिया। लेकिन संथाल जनजाति में एक खास विशेष है कि जो पुरुष होते हैं वो बाएं हाथ पर, मोस्टली संथाल जनजाति के जो पुरुष मिलेंगे उनके बाएं हाथ में आपको सिक्के का चित्र बनाए हुए देखने को मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, उड़ाव जनजाति में जो भी आपको कई सारे गोत्र हैं जिसको हमने कहा है किली, याद रखिएगा किली है कितने गोत्र, तो 14 गोत्रों में विभाजित किया गया उड़ाव जनजाति को, ठीक है। वहाँ हमने देखा था 12 और 144 उपजातियाँ। तो खैर हम लोग अभी कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिर हम लोग मिस आउट कर जाएंगे और काफ़ी चीज़ छूट जाएगी हमारी उड़ाव जनजाति की। 14 गोत्रों को तो आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने रखा है, जैसे केरकेटा, ठीक है। इसके प्रतीक आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे गोरैया पक्षी, तिर्की। अब मेरे वीडियो को तो एक देख रहे हैं, एक महिला है प्रीति तिर्की जी है, तो आप बताइए क्या मैं सही बता रहा हूँ, इनका प्रतीक क्या है, चिड़िया, ठीक है। खालको हमारे एक दोस्त ही है खालको जी, इनका प्रतीक है मछली। लकड़ा उनका जो ये देखिए ये गोत्र है। गोत्र से क्या समझ में आता है, गोत्र मतलब कि जो आपके जो वंशज रहे हैं, ठीक है, सबसे पूर्वज वंशज जिस गोत्र मतलब उनका जो ये हुआ है मतलब गोत्र हुआ, उन्हीं के गोत्र के हम लोग आएंगे, ठीक है। मतलब एक ट्री चलेगा, जैसे कि ये मेन हो गए ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, फिर उनके पुत्र हो गया, ठीक है, इनके पुत्र हो गए, इनके पुत्र हो गए, इनके पुत्र हो गए, फिर आप आएंगे। तो ये जो गोत्र मतलब कि पूर्वज जो वंशज है यही गोत्र कहलाएंगे, ठीक है, एक तरह से समझिएगा। तो टोटल 14 गोत्र है उड़ाव जनजाति में। लकड़ा हो गया। मींज का प्रतीक क्या है, सांपाकार मछली। और एक है कुजूर, एक गोत्र है जिसका आपका प्रतीक याद रखना है लता। एटलीस्ट इतना याद रखिएगा, इससे आपका अगर बहुत अच्छा, ये तो देखिए जेपीएससी के लिए ये मैंने दे दिया, ये जेएसएससी में कभी नहीं पूछेगा प्रतीक, ठीक है। आइए उड़ाव जनजाति में अगर बात किया जाए विवाह की जो अलग अलग प्रथाएं हैं, यहाँ से संबंधित क्या क्या सवाल बनेंगे उसको देखते हैं। देखिए उड़ाव जनजाति में दो सबसे प्रमुख प्रथाएं देखी गई है विवाह की। एक तो आपकी आयोजित विवाह, अरेंज मैरिज, संथाल में भी हमने देखा था। और दूसरा हमने विवाह देखा है इसमें उड़ाव जनजाति में सेवा विवाह, जिसे कहते हैं सर्विस मैरिज। अब होता क्या है देखिए एक एक करके देखते हैं। उड़ाव में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज है, यानी कि आयोजित विवाह है। अब उड़ाव जनजाति में भी आपको सगोत्रीय विवाह नहीं देखने को मिलता, मतलब प्रोहिबिटेड है, वर्जित है। मतलब कि सेम गोत्र में, जैसे कि अगर लड़का केरकेटा है और लड़की भी केरकेटा है, तो दोनों में सेम गोत्र में कभी भी विवाह नहीं होगी। ये सेम आपका संथाल में भी है, उड़ाव में भी है, ठीक है। अब देखिए इस जनजाति में क्या है, एक और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, समग्रामा विवाह। अब ये पूछेगा आपसे समग्रामा विवाह का क्या अर्थ है, स्टेटमेंट वाइज दे करके क्वेश्चन। तो देखिए अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, कल मैं जेपीएससी का पेपर देख रहा था, ठीक है। अब उसमें मैंने देखा संथाल जनजाति को सबसे पहले निकाला, क्योंकि मैंने कराया। देखिए संथाल जनजाति से जेपीएससी से 2 सवाल पूछे गए और दोनों के दोनों सवाल मैंने जो करवाए वही है। उसके अलावा देखिए जेपीएससी में जो जीके वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक पार्ट, ज्योग्राफी, अभी जो हम लोग स्टैटिक सीरीज चला रहे हैं ना, उससे काफ़ी मैक्सिमम पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन देखे हमने। उसके बाद स्टैटिक पार्ट के हमने देखा, जो अभी नहीं करवाया वो हमारे कंटेंट में है, अभी करवाऊंगा तो फिर आपके वो भी क्वेश्चन निकल जाएंगे। मतलब देखिए कितना, मतलब बोलते हैं ना मलाई आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही आप लोगों की। एक होता है ना अंदर से आग, वो आग नहीं हो पा रही है, मतलब जल नहीं पा रही है आपकी तरफ से, अपनी तरफ से तो जला रखा है भाई। चलिए समग्रामा विवाह का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। समग्रामा विवाह का मतलब ये है कि एक ही गांव के लड़के एवं लड़की के बीच में विवाह नहीं होगा। देखिए हम समझाते हैं इसको कैसे। देखिए ये एक गांव हो गया, ठीक है, 1 नंबर का गांव है, ये दूसरा नंबर का गांव है, और ये तीसरे नंबर का गांव है, ठीक है। उसी प्रकार ये एक और गांव है 4th नंबर का, ठीक है, और ये एक और गांव है, ये 5th नंबर की गांव है, ठीक है। अब इस गांव में भी मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है समझ लीजिए जब समझ रहे अच्छे से। तो ये आपका एक गांव, ये 5 गांव है टोटल। अब इसमें कई सारे गोत्र होंगे, G1 हो गया, G2 हो गया, G3। ये G1 G2 G3 क्या है, गोत्र है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर आप, पहला तो हमने क्या देखा कि सेम गोत्र, यानी कि G1 गोत्र के लड़का है और लड़की कभी एक साथ विवाह नहीं करेगी। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि अगर सेम गाँव में ही G1 का गोत्र का लड़का हो गया X और G2 गोत्र की लड़की है, लेकिन दोनों फर्स्ट नंबर गांव का है, तो यहाँ पर भी विवाह संभव नहीं है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अब अगर ये G1 है और दूसरे गांव का G1 है, तो देखिए सेम गोत्र में तो कर ही नहीं सकते हैं, गांव भले अलग है, लेकिन एक गांव में भी हम लोग डिफरेंट गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, समझे। तो इसी को हमने कहा है समग्रामा विवाह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक ही गांव के लड़के एवं लड़की के बीच में विवाह नहीं हो सकते, भले इसका गोत्र G1 है और इसका गोत्र G2 है। डिफरेंट गोत्र होने के बाद भी इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है, विवाह नहीं हो सकती है, ठीक है। ये कहाँ, उड़ाव जनजाति में। अगला चलते हैं, ये संथाल जनजाति में हमने नहीं देखा था। इस जनजाति में देखिए क्या है, विधवा विवाह का प्रचलन है। हमने सेम संथाल जनजाति में भी विधवा विवाह का प्रचलन देखा था, लेकिन उसमें हमने क्या देखा था, क्या कि लड़की विधवा होनी चाहिए और लड़का क्या था, डिवोर्सी एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन उड़ाव जनजाति में ऐसा नहीं है। उड़ाव जनजाति में जरूरी नहीं है कि लड़का क्या हो, डिवोर्सी हो।
अगर लड़का इच्छुक है, मतलब उनका मैरिज नहीं हुआ और वो चाहता है कि इस विधवा जो कन्या है उससे विवाह करना, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है आपके उड़ाव जनजाति में। लेकिन ये संथाल जनजाति में नहीं था। लड़का भी क्या होना चाहिए, डायबोसी एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी उसके विधवा के साथ जो कन्या होगी उनके साथ विवाह हो सकती है। ठीक है, अगला सेवा विवाह क्या, उसको समझ लीजिए। देखिए सेवा विवाह में जो बात बताई गई है कि इस विवाह में जो उड़ाव जनजाति के जो लड़के होंगे, ठीक है, वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों तक क्या होंगे, उस लड़की के परिवार की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, उनके माता पिता भाई बहन की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। ये होता है सेवा विवाह। अच्छा, एक वर्ड आपको समझना, सहिया, यहाँ से आपके काफ़ी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो चलिए देखते क्या होता है। देखिए सहिया का अर्थ समझिए पहले। मेनली इस जनजाति में क्या होते हैं, जो युवक और युवतियां हैं, यानी कि जो लड़के और जो लड़कियां हैं, उनके बीच जो संबंध स्थापित करना, ये संबंध क्यों, ये रिलेशन क्यों स्टैब्लिश हमें करनी है, ताकि उनके बीच क्या हो सके, विवाह हो सके। तो इनके बीच जो विवाह स्थापित होंगे वो लड़के और लड़कियां को ही हमने क्या, जो लड़के और लड़कियों के बीच, मान लीजिए देखिए ये एक मंच है, ठीक है, इस हमने मंच का प्रसारण किया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां आए, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लड़के लड़कियां आए, बहुत सारे दुनिया भर के मिलियंस में आ गए। ठीक है, अब इसमें से कई सारे ऐसे युवक युवतियों के बीच हमने संबंध बनाए। अब ये दोनों के बीच में जो संबंध बना है, उसी प्रकार इन दोनों के बीच में जो संबंध बनाया है, तो इनको ही हमने क्या कहा, सहिया कहा। अब ये मत सोचिएगा कि सहिया लड़का है या लड़की है। सहिया कोई भी हो सकता है, या लड़का या लड़की। देखिए जब जेपीएससी पूछेगी अगर स्टेटमेंट भेजना, तो इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके फंसा सकती है कि सहिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कि जो सहिया होगा वो पुरुष होंगे या सहिया महिलाएं होंगे या दोनों होगी, तब आप फंस जाइएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ एक मैंने मंच का प्रसारण किया है। ये मंच का प्रसारण मैंने किया है जिसमें सारे उड़ाव जनजाति के जितने युवक युवतियां पार्टिसिपेट करेंगे और इनके बीच संबंध स्थापित कराई जाएगी। विवाह का जिनको जो पसंद है, मतलब सारी जो मैच वगैरह जो भी होगी उनके बीच संबंध, जिनके बीच मान लेते इनके बीच में संबंध स्थापित हुए, तो ये क्या कहलाएंगे, सहिया। ये लड़का है ये लड़की, तो दोनों, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है सहिया। ये क्लियर रखिएगा भाई, ठीक है। अभी तक इस तरह से नहीं पूछा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए इस जनजाति में युवक युवती के बीच जो रिलेशन स्थापित करने हेतु जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है उसे ही सहिया या फिर सहियारो कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा क्या कहते हैं उसको, तो सहिया कहते हैं, या फिर सहिया को ही हम सहियारो भी कहते हैं। अब ये सहिया कोई भी हो सकता है, जो जिसके बीच संबंध बना है इनको ही हमने सहिया कहा। अब ये लड़का भी है, ये लड़की भी हो सकती है। ठीक, अब प्रत्येक 3 वर्ष के धान कटनी के बाद क्या होता है, सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। मतलब जो सहिया का चयन होगा, वो जो लड़का लड़की के बीच में संबंध स्थापित होगा, इनका जो चयन होगा, ये हर 3 वर्ष के बाद धान जब कटती है तब ये समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस समारोह में जो युवक युवती के बीच आपसी मित्रता होगी तभी तो संबंध बनेगी। ठीक है, लड़के लड़कियां के बीच में क्या होगी, दोस्ती होगी, फिर उनके बीच में सारी बातें, डिबेट वगैरह सारी चीज़ें चलेगी, तब इनके बीच में विवाह का संबंध, आगे की बातें बढ़ाई जाएगी। तो सहिया समझ में आ गया कि कब, 3 वर्ष के बाद, धान कटने के बाद सहिया चयन का समारोह आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए लड़कियां जो होती है, इस प्रकार जो बने मित्र होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, ये भी आपसे पूछते हैं। तो देखिए जो लड़कियां हुई, ठीक है, जिनका संबंध बना इस लड़के से, ठीक है, मैंने एक गलत चिन्ह बना दिया भाई। देखिए ये हो गया लड़की और ये हो गया लड़का, तो मैंने लिखा है लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को। तो ये जो लड़की थे, लड़की जो है, इनका जो मित्र बना है ये, ठीक है, इनका जो ये मित्र बना है, ये मित्र क्या नाम से जाना जाएगा, तो इनको कहेंगे गोई। ठीक है, गोई कहेंगे या फिर करमडार। ठीक है, करमडार भी कहते हैं। और लड़का जिस प्रकार से, जो लड़का का जो लड़की से संबंध बन रहा है या फिर जो बोल सकते हैं मित्रता हुई है, उसको हम क्या नाम देंगे, लार या संगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए लड़कियां इस प्रकार जो बने मित्र को, यानी लड़कियां कौन, लड़कियां यानी कि जो सहिया का चुनाव हुआ। अबे अरे भाई, मतलब सिंपल से समझो कि उड़ाव जनजाति में हमने समारोह का ये किया, आयोजन किया, समारोह आयोजन किया, बहुत सारे युवक युवतियां आए। अब सभी के बीच तो मैं संबंध स्थापित नहीं कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है सभी को एक दूसरे को पसंद करे, तो कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे के बीच में मित्रता होगी। ठीक है, तो वो जो जो चयन हुए, ठीक है, जैसे 100 पोस्ट निकला है, फॉर्म 1 लाख में भरा है, तो 100 के जो चयन हुआ वो 100 सहिया कहलाएं। अब जो 100 सहिया जो हुए उनके बीच जो मित्रता हुए, वो लड़के को क्या कहेंगे, लड़किया का जो लड़के मित्र बनेंगे उसे गोई कहेंगे, करमडार कहेंगे, और लड़के के जो मित्र बनेगी जो लड़कियां, उसे हम लार या संगी कहते हैं। ठीक है,
अब जब इनके बीच विवाह हो जाएगा, हमने अभी संबंध कर लिया, अब संबंध हो गया, सब चीज़ हो गया, तो अब हम इनके विवाह किए, तो विवाह के बाद ठीक है, अब लड़की की जो लड़का जो है उसकी पत्नी होगी। ठीक है भाई, मैं अपनी आपको रखता हूँ कि मैं उरांव जनजाति का, मैंने समारोह में भाग लिया, मुझे एक लड़की पसंद आई, उससे वार्तालाप हुई, हमने उनसे शादी कर ली। उसी प्रकार आप भी आए, आपका भी विवाह हो गया। अब मेरी पत्नी और आपकी पत्नी, ठीक है, तो वो दोनों जो लड़की हो गई, मेरी पत्नी और आपकी पत्नी, जो पत्नियां जो है ना वो आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, तो लारिन या फिर संगिनी के नाम से बुलाती है। ठीक है, याद हो गया आपको। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, इस जनजाति में युवक एवं युवती को, देखिए जो उड़ाव जनजाति के जो युवक और युवतियां हैं उनको उड़ाव जनजाति के बारे में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण करवाना। ठीक है, उड़ाव जनजाति की कल्चर को बताना, उसकी विशेषताओं को बताना, या फिर कह सकते हैं कि उस जनजाति को और आगे आप कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, एक युवा गृह या फिर जो एक प्रशिक्षण कराया जाता है जिस स्थान को या फिर जिस केंद्र में, उसको हम कहते हैं युवा गृह, या फिर इसी को नाम दिया जाता है घूम कुरिया। तो पूछा जाएगा आपसे, हमने देखिए संधाल में भी देखा था, तो उड़ाव जनजाति में क्या बोला जाता है, आपसे पूछा जाएगा युवा गृह को तो घूम कुरिया भी कहा जाता है। ये याद रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। और भी चीज़ है घुमकुरिया से, देखिए क्या है घुमकुरिया में क्या होता है, प्रवेश जो पाएंगे, अब कौन प्रवेश पाएंगे, जो युवक युवती की आयु कम से कम 10 या 11 वर्ष हो, वही इस घुमकुरिया में क्या करेंगे, प्रवेश कर सकते हैं या फिर इसकी सदस्यता हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोई विवाहित युवक युवती इसकी सदस्यता नहीं ले सकता है, या फिर अगर हमने अभी हमारा विवाह नहीं हुआ तो हमने इसकी सदस्यता ले लिया, अब जैसे ही हमारी विवाह होगी तो हमारी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इट मीन्स कि अविवाहित युवक और युवतियां ही इसके सदस्य हो सकते हैं, जिनको क्या किया जाएगा घुमकुरिया में या फिर युवा गृह में, जो आपकी जनजाति है उड़ाव जनजाति, उसके बारे में आपको प्रशिक्षण दी जाएगी, उसकी शिक्षा दी जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे उसके कल्चर को और आगे फ्यूचर में और भी बढ़ा सकते हो। आसपास पूरे देश, पूरे विश्व, पूरे भारत में आप उड़ाव जनजाति के बारे में कैसे लोगों तक चीज़ों को फैला सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो ये बातें यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ लिखा है कि परंतु विवाहित युवक युवती इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, या जैसे ही इनकी विवाह हो जाती है इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इतना क्लियर है। अब आगे चलिए, देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट देखेंगे कि चलिए देखते हैं हम लोग उड़ाव में, और अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी युवक या फिर युवती युवा गृह में सरहुल के समय, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कौन, ये एक त्यौहार है, अभी हम लोग आएंगे त्यौहार में, पूछा जाएगा आपसे कि जो युवक और युवती जो युवा गृह में सम्मिलित होंगे या फिर उसकी सदस्यता जो प्राप्त करेंगे, वो किस पर्व के समय या किस त्यौहार के समय वो सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको बोलना होगा सरहुल पर्व। ठीक है, अभी हम आएंगे सरहुल पर्व के पास भी। और आपका टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो 3 वर्ष में, हर 3 वर्ष में एक बार इनको एंट्री मिलेगी। जैसे कि अब हमारा 11 साल हो गया, ठीक है, और अभी इससे जस्ट 1 साल पहले ही युवा गृह का एंट्री हो गया, तो अब मुझे 2 साल के बाद, ठीक है, तो 1 साल तो मैंने देख लिया है और 1 साल और हमें, यानी कि 13th ईयर में हम इसकी सदस्यता ले सकते हैं। ठीक है, तो हर 3 साल के बाद, और कौन से पूजा, देखिए 3 साल में भी अब कब आ जाओगे, जब सरहुल पूजा हो जब होगा तभी, ठीक है, तब हम इसकी सदस्यता ले सकते हैं। आगे क्या पॉइंट देखिए जो लड़कों की घुमकुरिया को क्या कहेंगे। देखिए हमने युवा गृह बनाया, लड़कों का अलग घुमकुरिया होगा, लड़कों का जो युवा गृह अलग होगा, लड़कियों की घुमकुरिया या फिर युवा गृह अलग होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, जौक एरेपा, ठीक है, धांगर कुड़िया कहते हैं। और लड़कियों की जो घुमकुरिया युवा गृह होगी उसे हम पेल एरेपा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, याद करना पड़ेगा आपको। पेल अरेपा कहते हैं किनको, लड़कियों के घुमकुड़िया के जो घुमकुड़िया को, और लड़कों के जो घुमकुड़िया होंगे उनको क्या कहेंगे, झोंक अरेपा या फिर धांगर कुड़िया भी कहते हैं। ये याद रखने। आगे चलते हैं भाई, उड़ाव जनजाति में और भी पॉइंट है। उड़ाव जनजाति के अंतर्गत जो है ग्राम के जो प्रधान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, महतो कहते हैं या फिर मुखिया कहा जाता है। ये महतो मुखिया क्या है, जो गांव के प्रधान है। देखिए एक गांव है, ठीक है, कुछ प्रधान जो गांव का जो मेन हेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, महतो कहेंगे, मुखिया कहेंगे। अगर गांव में कोई भी तरह की विवाद हो गई किसी व्यक्तियों के बीच में, एक गांव में है, इस गांव में 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो उनका जो भी क्या होगा, कैसे चीज़ें ठीक होगी दोनों के बीच में, क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है, वो सारा जो कार्य करता है आपका महतो या फिर मुखिया करता है। ठीक है, ग्राम प्रधान को क्या कहेंगे, मुखिया या फिर महतो कहते हैं। अच्छा, इस महतो की सहायता करने वाले भी होंगे, ठीक है, अकेले तो वो कर नहीं सकता, तो उनकी सहायता करने वाले जो होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो मांझी कहते हैं। ठीक है, तो महतो के पास, अभी देखिए ये महतो के पास क्या क्या अधिकार है, महतो के पास प्रशासनिक अधिकार है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता है और न्यायिक यानी कि जुडिशियरी पावर, इनके दोनों पावर इनके पास अधिकार होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा
अगर इनको डिसीजन लेना है अपने ही गांव, ये लेकिन याद रखिएगा, अब देखिए उड़ाव जनजाति इतना बड़ा सेक्टर में है, तो यहाँ पे केवल एक गांव तो नहीं होगा, इतने बहुत सारे गांव होंगे, यानी कि बहुत सारे गांव में अपना अपना एक ग्राम प्रधान होगा। तो ये केवल इस गांव का ही डिसीजन लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी यानी कि प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार ले सकता है। तो उस गांव के जो दो लोगों के बीच कोई विवाद है, ठीक है, तो उनके बीच अगर प्रशासनिक कोई दिक्कत है तो उसको कैसे उसको सॉल्व आउट करना है, या कोई डिसीजन लेना, न्यायिक डिसीजन, कोई सजा देना, तो वो ग्राम प्रधान लेगा, ठीक है। और जो ग्राम प्रधान क्या कहते हैं, उसको महतो कहते हैं या फिर मुखिया कहते हैं, और इसके जो सहायता करने वाले वो क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, उड़ाव जनजाति के और भी पॉइंट है। अब देखिए उड़ाव जनजाति के जो पंचायत है, हमने कहा था पंचायत क्या, ग्राम प्रधान का नीचे जो आ गया वो हो गया पंचायत। पांच कम से कम पंचायत जो होगी 5 लोगों की कम से कम सदस्य इसमें जरूर होंगे, ठीक है। अब जब छोटे छोटे स्तर पर, ठीक है, जैसे कि गांव से में भी आपके जो कॉलोनियां हो गए, मोहल्ले में हो गए, अब वहां पर अगर कोई तरह की दिक्कतें आ गई, ठीक है ना भाई, तो उनकी जो हेड होंगे वहां पे एक पंचायत होगा। अब उस पंचायत को क्या कहेंगे, वो पंचायत वही उस लेवल, मतलब छोटी छोटी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लिए, ठीक है, कोई लड़का लड़की भाग करके शादी कर ली, तो उस तरह की अगर कोई दिक्कतें आई तो वो पंचायत सॉल्व आउट करेगा, और उसको क्या कहा जाएगा, पंचोरा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इस जनजाति में आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, जो नाच होता है ना, नाच के आयोजन के लिए एक नाच का मैदान होता है, मतलब मैदान जो होती है जहां पर स्पेशली जो नाच की जाती है, डांस की जाती है, उसको कहा जाता है अखाड़ा। उड़ाव जनजाति का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, याद रखना है, अखाड़ा कहा जाता है ये। और आपको मैं आगे बताऊंगा कि एक नृत्य है उड़ाव जनजाति में जिसे कहा जाता है यदुर, एक मुख्य नृत्य है। ये जनजाति काफ़ी अच्छा डांस वगैरह भी करते हैं, इसलिए मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है, बोल सकते हो कि क्या मतलब कि हेरिडेटरी बोल सकते हो, वंशज है इनको, डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, ठीक है, होता है ना अंदर से आपके अंदर कुछ होती है, तो ये डांस के लिए क्या करते हैं, अखाड़ा का मतलब जो प्लेस होता है उसको हम कहते हैं अखाड़ा। और इनका मुख्य नृत्य क्या है, यदुर, हम लोग आगे देखेंगे, इसी में कंटेंट में मैंने लिखा है। उड़ाव जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होंगे, ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड जो मेन हेड होंगे आपके गांव में, अगर बात कर लिया जाए पूजा पाठ है मतलब बड़े लेवल पर तो उनको क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है, ठीक है। उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक जो होंगे, ठीक है, उन ग्राम प्रधान के सहायक, ठीक है, एवं पंचायती आदेश के संदेशवाहक को क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। देखिए यहाँ अभी मैंने आपको बताया, जो ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, महतो या फिर मुखिया कहा जाता है। अब उनकी सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट आपको समझना है, जो उड़ाव जनजाति के जो ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं और जो पंचायती आदेश के संदेशवाहक को हम क्या कहते हैं, मांझी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने देखा अभी कि जो महतो के सहायता करने वाले को तो मांझी कहते हैं, साथ के साथ जो हमने अभी पंचायत की बात की जिसको पंचोरा कहते हैं, इस पंचायत ने कोई आदेश दिया तो इस आदेश को लेकर के कौन जाएगा, तो यही महतो का जो सहायता करने वाला जो मांझी है यही लेकर के जाएगा, ठीक है। ये समझने वाला पॉइंट है, थोड़ा ऊपर नीचे मैंने लिख दिया था, मैं उसी समय सोचा था कि थोड़ा सा आपको ये चीज़ रिकॉल अच्छे से करवा दूँ, तो मैंने करवा दिया बहुत अच्छे से। ये याद रखना है, ग्राम प्रधान के सहायक कौन होता है, मांझी होता है। उसके बाद पंचायत को क्या कहते हैं, पंचोरा कहते हैं। अब ये पंचायत कोई अगर संदेश दे रहा है, ठीक है, अपने संदेश को ग्राम प्रधान तक अगर पहुंचाना चाहता है तो कौन लेकर जाएगा, वो मांझी ही लेगा, ठीक है, कौन लेके जाएगा, मांझी ही लेके जाएगा। आगे चलते हैं, उड़ाव जनजाति के वे लोग जो जंगलों को साफ करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि सीएनटी एक्ट हमने 2-3 घंटे का लेक्चर में पूरा पढ़ाया। अब देखिए जेपीएससी में हमने देखा फिर क्या कि 5 क्वेश्चन सीएनटी एक्ट से पूछेगा, अब वो सारा का सारा क्वेश्चन वही लेक्चर केवल 2 घंटे। और ये सीएनटी एक्ट को मैंने देखा है, पेड कोर्स में भी देखा है मैंने, ठीक है, उसके बाद हमने यूट्यूब पर देखा है। कम से कम सीएनटी को ख़त्म कराया इन्होंने 10 से 12 वीडियो में। हम मैंने एक वीडियो में लिया 2 घंटे का टाइम और पूरा 5 क्वेश्चन लड़वा दिया, ठीक है। ये है हमारी क्वालिटी कंटेंट की। तो उड़ाव जनजाति के वे लोग जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, भूमियर कहा जाता है। देखिए कृषि करने के लिए ये जो उड़ाव जनजाति क्या किए, सबसे पहले भूमि को तैयार किया इन्होंने, जो जंगल थे उनको काटा, ठीक है, उन्होंने काट कूट करके एकदम समतल जमीन बनाकर भूमि योग्य समतल जमीन बनाए, खेती योग्य कृषि योग्य भूमि बनाए, और जंगलों को साफ करके जो भूमि बनाए, जो लोग बनाते हैं उनको कहते हैं क्या, भूइंयर कहते हैं, ठीक है। मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला वो व्यक्ति उड़ाव जनजाति का जिसने मतलब पूरे पहाड़ी इलाका हो गया हो या फिर वो जंगली इलाका है, जंगल ही जंगल, उसको पूरा समतल बनाया, कृषि योग्य भूमि बनाया, उसको हमने क्या नाम दिया, भूइंयर कहा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो भूमि तैयार किया उसको हमने नाम दिया है भूइंयर भूमि, ठीक है, क्योंकि भूइंयर वो इंसान को हमने कहा जिसने भूमि योग्य कृषि योग्य भूमि बनाया।
अब वो भूमि जो बन गया किसने बनाया, भूंइयर ने बनाया, तो भूंइयर भूमि हमने उसको कह दिया। और उसी प्रकार वो लोग थोड़ा सा उनकी जनसंख्या एक जगह एकत्रित हो गई, जो क्या किए, जो उरांव जनजाति के लोग कृषि योग्य भूमि बनाए, वो अब एक जगह एकत्रित होकर रहने लगे, तो एक गांव का निर्माण हो गया। तो उस गांव को हमने क्या नाम दे दिया, भूंइयर गांव नाम दे दिया। ठीक है। अब एक पॉइंट आपको समझना है, रैयत। रैयत का मतलब क्या है, भूमि का मालिक। अब देखिए ये जो उरांव जनजाति के लोग जो थे, यहाँ पे पूरा जंगल था, इसको पूरा साफ सुथरा करके कृषि योग्य एकदम समतल जमीन बना दिया है। अब ये क्या हुआ, किसी भी कारणवश से, ठीक है, कोई भी कारणवश से इन्होंने क्या किया क्या किया, इन्होंने दूसरे को ज़मीन दे दिया। ठीक है, ये ज़मीन जो थी इन्होंने तैयार की थी, भूंइयर भूमि को इन्होंने तैयार किया था, ये ज़मीन किसी और को दे दिया। अब ये जिसको दे दिया, मान लेते ये मुझे दे दिए, मान लेते हैं हमें दे दिया गया, तो अब हम जो होंगे इस ज़मीन के मालिक हो जाएंगे और हम क्या कहलाएंगे, रैयत कहलाएंगे। ठीक है। ये देखिए भूंइयर और रैयत दोनों अलग है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में। तो रैयत क्या है समझ में आ गया, और भूंइयर कौन था, जो एकदम स्टार्टिंग में आकर के कृषि योग्य भूमि बनाया, जंगलों, जो पूरे जंगल को। ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते भाई, आगे चलिए। इस जनजाति का मुख्य आर्थिक कार्य क्या है, कृषि करना, एग्रीकल्चर पर ये डिपेंडेंट है। ठीक है। कृषि के अलावा देखिए ये कृषि, देखिए जब कृषि स्टार्ट हुआ, हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, भारत का प्राचीन इतिहास, उससे भी पहले ये जनजाति एग्जिस्ट करती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई कृषि जब तक हुआ नहीं तो फिर ये कैसे खाना पीना करते थे, ये क्या करते थे, शिकार करते थे, फलों को संग्रह करते थे, कलेक्ट करते थे। ठीक है। इससे ही अपना जीवन यापन करते थे। देखिए कृषि के अलावा ये शिकार भी करते थे। इनका मुख्य भोजन क्या है, चावल है और जंगली पक्षी खाना और उनका मांस। ठीक है। जो जंगली पक्षी का जो मांस है और फल खाना। ठीक है। ये एक मुख्य पेय पदार्थ है इनका, काफ़ी फेमस है, हड़िया। ठीक है। जो चावल काफ़ी दिनों तक मतलब सड़ जाते तो उनसे ही एक निर्मित पेय पदार्थ है हड़िया। ठीक है। जिनको हम पोचाई भी कहते हैं। उरांव जनजाति में देखिए मुख्य नृत्य हमने बोला था यदुर होता है, और जो डांस जो प्लेस होता है उसको हम क्या क्या नाम दिया था, अखाड़ा। ठीक है। उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उनको क्या कहते हैं, तो धर्मेश कहते हैं या फिर धर्मी कहते हैं। धर्मेश देवता के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उरांव जनजाति में, आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, जतरा त्यौहार मनाया जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि धर्मेश देवता की तुलना किससे की गई है, देखिए सूर्य देवता से। मेनली देखिए जो हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारे त्यौहार मैक्सिमम उरांव जनजाति के लोग भी मनाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा धर्मेश देवता की तुलना किससे की गई है, तो सूर्य देवता के से की गई है। और जो ये धर्मेश देवता के सम्मान में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो जतरा त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद यह जनजाति क्या करते हैं, पशुओं के सम्मान में, ठीक है, जो पशु होते हैं उनको सम्मान देने के लिए कार्तिक अमावस्या को सोहराई पर्व मनाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा सोहराई पर्व कब मनाया जाता है या फिर किसके सम्मान में, तो पशुओं को सम्मान में हम मनाते हैं, कौन, उरांव जनजाति के लोग, सोहराई पर्व। अगला पॉइंट, उरांव जनजाति में पहाड़ों के देवता को क्या कहा जाता है, ठीक है, जो पहाड़ों में जो रहने वाले जो देवता हैं उनको ये लोग क्या कहते हैं, मरांग बुरु कहा जाता है। ठीक है। जो सीमांत देवता है मतलब उनके जो सीमा मतलब बाउंड्री के जो अंत हो गया ना, जिस तरह से उनको मतलब कि समेट करके जो देवता उनको रखे हुए हैं, मतलब कि मतलब उनके आसपास के लोगों से जो बचा करके जो देवता उनको रखे हुए उनको कहते हैं डिहवार या फिर डिडवार। देख लीजिएगा, दोनों चीज़ किताब में लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया दोनों। अगला पॉइंट, इस जनजाति में गांव के जो देवता को क्या कहा जाता है, ठाकुर देव या फिर ठाकुर बुरु कहा जाता है। ये दोनों याद रखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमांत देवता हो गया, गांव के देवता हो गया, पहाड़ों के देवता मरांग बुरु हो गया, ये सब जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति के जो पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं, तो सरना कहते हैं। ठीक है। जो पूजा स्थल है उसको हम क्या कहेंगे, सरना कहा जाता है। जबकि कुल देवता, कुल मतलब जो आपके कुल है ना, कुल के जो एक होता है ना, हर कुल के एक अपने देवता होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो पूर्व जातमा कहा जाता है। भैया यार इसको हम कैसे डिफाइन करें कुल देवता को, ठीक है, समझ जाइए, पूर्व जातमा कहा जाता है। इस जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना कहा जाता है। ठीक है। जो पूजा प्लेस होते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस प्लेस है, प्रेयर प्लेस जो होता है उसको हम कहते हैं सरना। और इनके जो कुल देवता होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पूर्व जातमा कहा जाता है। अगला पॉइंट, इस जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार, ठीक है, पूछा जाएगा उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो कर्मा है। और आपसे ये पूछेगा कब, ये देखिए जेपीएससी में काफ़ी अच्छा सवाल बनेगा, पूछ सकता है ये कि कौन से माह में, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है आपका कर्मा। और ये जो है पूजा कौन करती है, तो बहनें करते हैं, भाई के लिए व्रत रखती है। ठीक है। फास्टिंग वगैरह करती है। इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, फसल की रोपनी के समय, पूछेगा कि उरांव जनजाति के लोग फसल रोपनी के समय किसकी पूजा करते हैं, तो भेलवा पूजा, मतलब कौन सी पूजा करते हैं, सॉरी, तो भेलवा पूजा करते हैं। ठीक है। भेलवा पूजा करते हैं।
एक और पर्व इनको याद रखना, फागु पर्व। फागु पर्व मतलब वही होली वाला जो पर्व हम लोग मनाते हैं, उरांव जनजाति के लोग भी होली रंग गुलाल से खेलते हैं, ठीक है, फागु पर्व मनाते हैं। तो मैंने कहा ना, जो हिंदुओं में के बीच जो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सिमिलरिटी उरांव जनजाति में भी पर्व त्यौहार में आपको देखने को मिलता है। उरांव जनजाति के लोग क्या करते हैं, वैशाख के महीने में शिकार का आयोजन करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ शिकार करते हैं, हर महीने में अलग अलग शिकार करेंगे। ये शिकार का नाम आपसे पूछेगा, तो देखिए जो वैशाख के महीने में शिकार किया जाता है उसे कहते हैं विषु सेंद्रा। वास से वैशाख, वास से विषु सेंद्रा, ठीक है। फागुन के महीने में जो आयोजित शिकार होता है उसे हम कहते हैं फागु सेंद्र, ठीक है। फागु से फागुन, ये तो बना लेंगे आप। उसके बाद जेठ के महीने में जो शिकार किया जाता है उसे कहते हैं जेठ शिकार। क्लियर, ये 3 आपको याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट, कभी ये अपनी इच्छा अनुसार शिकार पे निकल गए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आषाढ़ महीना है या वैशाख की महीना है या वैशाख की महीना या फागुन का महीना या जेठ की महीना, किसी भी अपनी इच्छा अनुसार या अनौपचारिक तरीके से ये अगर शिकार करने निकल गए तो उसको भी एक नाम दिया जाता है उस शिकार को, उसे कहा जाता है दो राहा शिकार, ठीक है। उसे हमने क्या नाम दिया है, दो राहा शिकार। क्लियर। उसके बाद आपको देखना है क्या, कि जो उरांव जनजाति जो होते हैं, वर्ष जो उरांव जनजाति में जो वर्ष का प्रारंभ होता है, मतलब न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है, धान की फसल काटने के बाद प्रारंभ होती है, ठीक है। उसके बाद इस जनजाति के लोग भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं। हमने देखा था संथाल जनजाति में जो महिलाएं काफ़ी निपुण होती है जादू टोना में, ये हमने बताया था आपको। और जो जादू टोना जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो माटी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, माटी कहा जाता है। अच्छा, देखिए संथाल जनजाति में हमने देखा था कि जो मतलब कि जो डेड बॉडी होते हैं उनको क्या किया जाता है, मतलब कि क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया। दाह संस्कार मतलब जो हिंदू सनातन में किया जाता है, क्या, जलाना बॉडी को, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारे धर्मों में जैसे ईसाई धर्म वगैरह में जाएंगे तो उसमें क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। तो उरांव जनजाति में दोनों प्रथा है, ठीक है। दाह संस्कार भी किया जाता है, मतलब जलाना भी और दफनाया भी जाता है। लेकिन खास करके दफनाने वाली जो प्रथा देखी गई है, जो उरांव जनजाति ने ईसाई धर्म को अपना लिया है वो लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो पूछेगा कि दाह संस्कार की प्रथा या दफनाने की प्रथा उरांव जनजाति में प्रचलित है, तो दोनों प्रचलित है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन वाले को टिक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, उरांव जनजाति के लोग पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या नाम देते हैं, तो ये भी याद रखना है, शासन। देखिए जो उरांव जनजाति के जो पूर्वज हैं जिनको दफना दिया गया है या फिर जला दिया गया, उस स्थान या जो उनके निवास स्थान होंगे उनको हम क्या नाम कहेंगे, उरांव जनजाति में शासन कहते हैं। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है, ठीक है। जो धार्मिक प्रधान होंगे इनको पाहन कहा जाते हैं। और इनके कार्यों में जो सहयोग करने वाले को क्या कहते हैं, पुजार कहते हैं, ठीक। इस जनजाति में त्योहारों के अवसर पर क्या किसकी बलि दी जाती है, याद रखिएगा, पूछेगा आपको तो याद रखना, मुर्गे की बलि दी जाती है, और कुछ नाम मत डाल दीजिएगा। अच्छा, अब ये पॉइंट समझ लीजिए, पढ़ा पंचायत क्या होता है, ये समझने वाली चीज़ें फाइनली हम लोग खत्म कर लेंगे। अब देखिए हमने देखा ये पूरा का पूरा सेक्टर में उरांव जनजाति बसी हुई है, बहुत सारे गांव होंगे, ठीक है। गांव में क्या था, ग्राम प्रधान एक था, और ग्राम प्रधान से नीचे क्या होती है, एक पंचायत होती है। अब देखिए इस गांव से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है ये ग्राम प्रधान संभाल लेगा, ठीक है। या उससे बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम लोगों के बीच, कॉलोनी के बीच के व्यक्तियों के बीच प्रॉब्लम, तो ये पंचायत देख लेगा। अगर नहीं संभलेगा तो ये अपना संदेश भेजाएगा मांझी से, और इसके सहायक को कौन होते हैं, मांझी ही होता है, ठीक है। और इसका हेड कौन होता है, महतो। लेकिन अगर इस गांव का कोई व्यक्ति है और ये इस गांव का व्यक्ति के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई विवाद छिड़ गया, तो अब इसका जो डिसीजन लेने वाला ये ग्राम प्रधान नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए अब क्या होता है कि बहुत सारे गांव को, ठीक है, मिला करके, बहुत सारे गांव के पंचायत को मिला करके क्या किया जाता है, एक बड़े लेवल पर, ठीक है, पंचायत की स्थापना की जाती है, निर्माण की जाती है। पूरे गांव को मिला करके एक इसका हेड है, एक पंचायत बनाया गया जिसको नाम दिया गया है पढ़ा पंचायत, ठीक है। इस पढ़ा पंचायत का जो हेड होता है उसको कहा जाता है पढ़ा राजा कहा जाता है। और इसके अंदर आपके जितने भी हो, मुंडा हो चाहे मानकी हो चाहे महतो हो चाहे मांझी हो, सब इसके अंदर ही कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी बात कहेंगे इन सभी को मानना पड़ेगा। बस ये कंसेप्ट है, मैंने समझा दिया। अगर एग्जाम में पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है जेपीएससी, तो आप यहाँ से बनाकर आ जाएंगे। भाई कंटेंट कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, 40 मिनट, और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं टाइम 8:30 बज गए हैं भाई। और अभी मुझे आपको 10:05 में आपको वीडियो भी देना है। तो अब हम चलते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, थंबनेल लगाने पे, टैग वगैरह, टैग लाइन, बहुत सारी काम है भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में भाई, सपोर्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।